ये हाँ जी। तो आज डियर स्टूडेंट्स, हम अपना जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और उसमें हम सबसे पहले आज अपनी पहली स्लाइड को हमने स्टडी किया है, जिसको हम कहेंगे इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट का जो डिफरेंस है। तो डिफरेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल वो चीज़ है जो कि आपका जो स्टॉक आपके पास मौजूद है उसको मैनेज करने को कहेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या कहेंगे कि जी जब वो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाए तो उसको कहेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब थोड़ी सी मैं इसको आम जुबान में आपको समझा देता हूं। आम जुबान क्या है? आम जुबान में ये है कि जी मिसाल के तौर पे आपके पास पेनाडॉल के 10 सिरप पड़े थे। पेनाडॉल के 10 सिरप पड़े थे। तो आप उनको तवज्जो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो अब 10 के बाद 9 हो गए हैं, 9 के बाद 8 हो गए हैं, 8 के बाद 3 इकट्ठे बिक गए तो पीछे 5 रह गए। तो ये है इन्वेंट्री कंट्रोल। लेकिन अब आपने इसको मैनेज करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है। तो जैसे ही आपके पास 3 रह जाएंगे तो साथ ही आपने नए 10 का ऑर्डर दे देना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गई। यानी कि अगर तो आप अपने स्टॉक का लेवल सिर्फ वॉच कर रहे हैं तो वो है इन्वेंट्री कंट्रोल, ताकि वो कहीं चोरी ना हो जाए, लीक ना हो जाए, टेम्परेचर उसका इधर उधर ना हो जाए। लेकिन अगर आप उसकी प्रोक्योरमेंट से लेकर उसकी यूजेज तक आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये बहुत बारीक कंसेप्ट है जो कि आपको समझ आना चाहिए। नॉर्मली लोग इसको एक जैसी इनको ऐसे एक जैसी टर्म ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ टर्म्स हैं। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हिस्सा ही है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखनी, आपने इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं सीखना। इन्वेंट्री कंट्रोल तो एक बड़ी मामूली सी चीज है। आपने ये देखना है कि जैसे ही आपके पास 3 रह जाए तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए और फौरी तौर पे वो चीज आपके पास रीफिल हो जाए। यानी कि आपने 10 का और का ऑर्डर दे दिया या 7 का और ऑर्डर दे दिया तो आपके पास फिर शेल्फ पे अगले दिन 10 हो गए। ठीक है। तो जैसे ही 3 के करीब आए तो फिर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपका मिनिमम ऑर्डर लेवल 3 है जिसके ऊपर आपने ऑर्डर। तो ये था इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फर्क। आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है, आपने इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करनी। इन्वेंट्री कंट्रोल खुद ब खुद ही हो जानी है उसके अंदर। ठीक है। तो इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस को डील कर रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस, हम इन्वेंट्री के प्रोसेस को कैसे मैनेज करेंगे? तो उसमें पहला स्टेप है रिसीव एंड इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। आपने अब अल्फ बे से शुरू करना है और छोटी ये और बड़ी ये तक जाना है। यूं समझें कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस को, इसके 5 स्टेप्स हैं, तो आपने कैसे उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने द फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स रिसीविंग योर ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर। सबसे पहला काम यह है कि आपने अपना ऑर्डर जो आपने सप्लायर को दिया वो आपने उससे वसूल किया। रिसीविंग योर ऑर्डर, आपने जो ऑर्डर दिया था अपने सप्लायर को वो आपको वसूल हो गया है। तो उसके बाद आपने अगला क्या कर, उसी के अंदर आपने पहला काम ये करना है, जैसे ही ऑर्डर आपके पास वसूल हुआ आपने उसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट क्या करते हैं? कहते हैं मुआयना करने को। मुआयना उर्दू में कहेंगे मुआयना करना। तो आपने जैसे ही ऑर्डर आपके पास आया तो आपने उसका मुआयना करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप नहीं करेंगे ना, तो अगर ब्रेकेज वाला माल आपको उसने दे दिया है या उसने आपको एक्सपायर्ड माल दे दिया है या स्टॉक दे दिया है या उसने आपको विदाउट वारंटी आपको स्टॉक दे दिया है या उसने बैज जो इनवाइस पे लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो आप बुरे फंसने वाले हैं। मैं ये आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप बुरे फंसने वाले हैं। ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं ये मजाक नहीं है। ये टॉपिक आपको ड्रग कोर्ट तक लेके चला जाता है और ड्रग कोर्ट से आपको कैद और जुर्माने की तरफ ले जाता है अगर आपने इसको सीरियसली ना लिया तो। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि इस टॉपिक को सीरियसली लेना है हमने। अगर आप इस टॉपिक को, इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप बहुत सारी कानून के शिकंजे के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं उनमें से आप निकल जाएंगे अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कंसीडर किया। देखें, आपके पास कंपनी वाला स्टॉक लेके आया,
उसने आपसे कहा कि जी आप अपना माल चेक कर लें। अब आप बिजी हैं नोट गिनने में या कस्टमर डील करने में, या आपका लड़का जो है वो नॉन सीरियस है, तो उसने बस इनवाइस पकड़ी, इनवाइस से टिक लगाया कि जी ये चार चार जो है वो सिर्फ ये पैनाडोल के आ गए, कोई एक डब्बी जो है वो पैनाडोल की टैबलेट की आ गई है जी, तो खाना पूरी हो गई। ऐसे नहीं करना, आपने उसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से आगे और पीछे से तसल्ली करके चारों कोनों से आपने चेक करना है, पैकिंग में से निकाल के चेक करना है कि वो कहीं ब्रेक तो नहीं हुई हुई, कहीं टूटी तो नहीं हुई, क्या उसका बाहर का लेबल अंदर वाले लेबल से कहीं मुख्तलिफ तो नहीं है। ये चीजें आपने इंस्पेक्ट करनी है। आपने इसके अलावा क्या क्या इंस्पेक्ट करना है, आपने इनवाइस को सामने रख लेना है, प्रोडक्ट को उठा लेना है, तो आपने उसके बैच नंबर को मैच करना है, डोजेज फॉर्म को मैच करना है, उसकी क्वांटिटी को मैच करना है, और अगर उसके ऊपर बैच नंबर और एक्सपायरी नहीं लिखे हुए इनवाइस के ऊपर, तो आपने पेंसिल पकड़ के आपने बैच नंबर और एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखनी है, और रिटेल प्राइस भी अगर नहीं लिखी हुई इनवाइस के ऊपर, कि नॉर्मली ये तीनों चीजें इनवाइस पे नहीं लिखी होती। मैं रियल सेंस में फार्मेसीज का बिजनेस कर रहा हूं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो कि किताबी बातें नहीं है, जो प्रैक्टिकल बातें हैं। तो ये तीनों बातें बहुत सारे वेंडर्स जो हैं या जो सप्लायर्स हैं वो अपनी इनवाइसेस के ऊपर नहीं लिखते। आप मुझे हैंड रेज करके बताएं कौन कौन बंदा जो है स्टॉक को रिसीव करता है। हैंड रेज करें, कमेंट्स में बताएं कौन कौन स्टॉक रिसीव करता है अपनी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में, और कौन कौन ये तीनों चीजें अपनी इनवाइस पे नोट करता है, लिखता है, या उनको टिक लगाता है। जी, मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि ये तीनों चीजें आप लोग क्या करते हैं या नहीं करते। क्या आप बैच नंबर अपने हाथ से इनवाइस के ऊपर लिखते हैं? क्या आप एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट के ऊपर से देख के लिखते हैं? और क्या रिटेल प्राइस आप प्रोडक्ट के ऊपर से देख के लिखते हैं? ये आप लिखते हैं या नहीं लिखते, या सिर्फ आप उसकी क्वांटिटी को चेक करने के बाद अपने स्टॉक को खाने में लगा के फारिग हो जाते हैं? जरा मुझे बताएं। हाँ जी, ये राहील साहब ये कह रहे हैं कि ये प्रिंटेड होता है डीसी पे। डीसी का मतलब है डिलीवरी चालान पे। देखें, जहां जिस एरिया में आप काम कर रहे होंगे वहां पे हो सकता है कि लिखा होता हो, लेकिन बहुत सारे वेंडर्स वो ये तीनों चीजें ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इनमें से आजकल कुछ वेंडर्स ने बैच नंबर और एक्सपायरी लिखना शुरू की है, लेकिन आपने ये इन तीनों चीजों को वेरीफाई करना है। राहील ने कहा है कि हम इसको वेरीफाई करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये तीनों चीजें आपने वेरीफाई करनी है। सेम बैच नंबर होना चाहिए, जो प्रोडक्ट के ऊपर बैच नंबर लिखा है वही इनवाइस के ऊपर बैच नंबर होना चाहिए। तो आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास दवाइयां स्टॉक में आ गई। भाईजान, आपने कल को ड्रग इंस्पेक्टर को डील करना है, तो अगर आपकी बैच नंबर जो स्टॉक में है वो इनवाइस से मैच नहीं करेगा तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। तो इसलिए आपने इंस्पेक्ट करना है, ये तीनों चीजें अगर नहीं लिखी हुई इनवाइस के ऊपर तो आपने लिखनी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द क्वांटिटी, बैच नंबर एंड एक्सपायरी, ताकि वो चेक आपने चेक करनी है कि वो ठीक है या नहीं। यू शुड ऑल्सो इंश्योर हैंडलिंग कंडीशंस। ये राहिल साहब कह रहे हैं कि अगर ये मैच नहीं होती तो स्टॉक हम वापस कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली अभी फील्ड में नहीं है तो ये तीनों चीजें वो अपने पल्ले बांध लें। ये तीनों चीजें आपने स्टॉक को चेक करते वक्त उसकी इनवाइस पे लिखनी है, उसको लटकाना नहीं है मामले को। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। तो आपने उसकी हैंडलिंग कंडीशंस चेक करनी है, टेम्परेचर चेक करना है, और आपने टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए उसके टेम्परेचर चेक करना है, और आपने ये देखना है कि क्या सारी प्रोडक्ट्स गुड गुड कंडीशन में हैं या नहीं है। आपने ये सारी चीजें फिजिकली उसको इंस्पेक्ट करना है। जी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। आपने अब सॉर्टिंग करनी है और स्टॉक करना है प्रोडक्ट्स को। जब आपने प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट कर लिया तो आपने अब उनको, दे मस्ट बी प्रॉपरली सॉर्टेड इन द वेयर हाउस या रैक्स। देखें, अगर आपने अपनी फार्मेसी में जो क्लासिफिकेशन की हुई है वो आपकी डोजेज फॉर्म वाइज क्लासिफिकेशन है। क्या है? डोजेज फॉर्म वाइज। और आपके पास आया है अगमेंटन टैबलेट, आई है आपके पास अगमेंटन सिरप आया है। ठीक है जी, अब आपने उसको सॉर्ट करना है। आपने टैबलेट्स, अगमेंटन टैबलेट्स उठा के अगमेंटन टैबलेट्स के साथ रखनी है, और आपने सिरप को उठा के अगमेंटन सिरप के साथ रखना है, यानी कि सिरप्स के सेक्शन में।
इसको कहते हैं डोजेज फॉर्म क्लासिफिकेशन। अगर आपने अपनी फार्मेसी में डोजेज फॉर्म क्लासिफिकेशन की हुई है तो आपने उसकी प्रोडक्ट्स जब आपके पास स्टॉक आया हुआ है तो आपने उसको उसके मुताबिक सॉर्ट करके रैक्स में रखना है और फिर आपने उसको इनपुट करना है अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में। जो आपके पास सॉफ्टवेयर है फार्मेसी पे या आपके मेडिकल स्टोर पे जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें आपने इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसकी सिस्टम में एंट्री करनी है ताकि आप का वो स्टॉक सिस्टम में आ सके। At this stage, it is a good idea to be strategic about how products are stored. अगर आपने प्रॉपरली अपनी प्रोडक्ट्स को स्टोर किया है तो बाद में ढूंढने में आसानी हो जाएगी, और अगर आपने वो स्टॉक सही नहीं किए हैं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। आगे अगली बात इसमें क्या होगी, अगली क्या बात होगी, वेयर हाउस स्लॉटिंग टेक्निक such as organizing products based on SKU and product type can be beneficial. वेयर हाउस स्लॉटिंग टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि आपने किस तरीके से, अगर आपने बैच नंबर अपनी वो डोजेज फॉर्म टैबलेट और उनको सिरप्स को अलग अलग रखा हुआ है तो आपने उसके मुताबिक अलग अलग रखनी है। उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने इट इज इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द डिस्टेंस टू बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बाय स्टोरिंग देम वेयर दे आर मोस्ट एक्सेसिबल। अक्सर औकात जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं उनको आप अपने करीब करीब रखते हैं। अक्सर औकात आप जो आपका कैश काउंटर होता है उसके पास आप अपनी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स को रखते हैं ताकि वो कस्टमर वहां पे खड़ा हो तो वो उसको अचानक से याद आ जाए कि जी आज मैंने तो वो जी पेनाडोल का पत्ता एक लेके जाना था, पॉन्स्टॉन का लेके जाना था, मैंने डिस्प्रिन का एक पत्ता लेके जाना था। तो वो आपने जो मोस्ट सेलिंग आइटम्स हैं जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं वो आपने अपने करीब करीब रखनी है। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे सॉर्टिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहला था कि आपने अपने स्टॉक को वसूल किया और उसके बाद आपने उसको महफूज किया और स्टॉक किया। उसके बाद आगे अगली स्लाइड है एक्सेप्ट कस्टमर ऑर्डर। अब आप उसके लिए रेडी हैं कि आपका कस्टमर ऑर्डर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आपके पास स्टॉक वसूल हो गया है तो अब आप अपना वो वसूल कर सकते हैं, कस्टमर का ऑर्डर वसूल कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये अगला स्टेप है एक्सेप्टिंग कस्टमर ऑर्डर्स। क्या काम आप करेंगे, the order will typically go through point of sale system. Point of sale system POS सिस्टम को कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। उसके अलावा आप इसको सॉफ्टवेयर कह लें या सिस्टम कह लें या कंप्यूटर कह लें जिसमें आप ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं और वहां पे आप पेमेंट वसूल करते हैं। अच्छा जी, POS सिस्टम और जो पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें मैं आपको जरा फर्क समझा देता हूं। देखें, आपने अक्सर औकात गोरमे बेकरी के ऊपर अगर आप गए हों तो आप गोरमे बेकरी के ऊपर जाके आप जाते हैं, आप फ्रिज में से आप जूस निकालते हैं, आप कोक निकालते हैं, आप उसके अलावा एक कुछ बिस्किट्स खरीदते हैं। उसके बाद आप ये 3-4 आइटम्स उठा के लेके आते हैं और उठा के लाके आप कैश काउंटर पे रख देते हैं। अब उस कैश काउंटर पे, वो जो कैश काउंटर है वहां पे बारकोड स्कैनर पड़ा हुआ है। जो वहां का लड़का है वो बारकोड स्कैनिंग करता है, वो आइटम सिस्टम में डिस्प्ले हो जाती हैं और वहां पे एक वो नीचे से एक गल्ला खुल जाता है या एक कैश बैंक खुल जाता है या कैश काउंटर खुल जाता है या कैश रैक खुल जाता है, जिसमें से यानी कि वो बिल काट के जो बकाया जात जो है ना वो आपको बाकी पैसे आपको दे के तो आपको बिल दे देता है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। अच्छा, आप लोग ऐसे नहीं करते, फार्मेसी पे आप लोग ऐसे नहीं करते। आप लोग कैसे करते हैं, आप सबसे पहले आपका कस्टमर आता है तो कस्टमर सॉफ्टवेयर, एक लड़का सॉफ्टवेयर वाला होता है जो जिसके आगे सिस्टम पड़ा होता है, एलसीडी पड़ी होती है, वहां पे वो कस्टमर आके प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो प्रेस्क्रिप्शन देने के बाद वो कस्टमर को कहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। वो रैक्स में जाके सारा दवाइयां निकाल के लाके तो चेकिंग काउंटर के पास लाके रखता है। तो चेकिंग काउंटर के बाद वो उसको यानी कि स्लिप के साथ या रसीद के साथ वो दवाइयां मैच करने के बाद आपको कैश काउंटर पे बुला लेते हैं। तो ये सिस्टम पॉस सिस्टम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पॉस पे बिलिंग और कैश रिसीविंग सेम टाइम पे होती है। दोबारा समझ लें, पॉस पे बिलिंग और कैश रिसीविंग फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के सिस्टम के अंदर सबसे पहले जब प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग होती है तो उसमें पहले प्रेस्क्रिप्शन की एंट्री होती है, फिर
आइटम्स पिक होती हैं रैक में से, फिर वो कैश काउंटर पे जाती हैं या चेकिंग काउंटर पे जाती हैं। तो पॉस में और उसमें थोड़ा सा फर्क है एंट्री का, ठीक है। तो आप हैं दोनों ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स ही हैं। तो आपके पास यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा भी हो सकता है जिसमें साथ रैक कैश रैक अवेलेबल नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है जिसमें साथ कैश रैक अवेलेबल है, जिस तरह गोरमे बेकरी की आपको मैंने मिसाल दी, ठीक है जी। और पॉस का दूसरा जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है पॉइंट ऑफ सेल में से। आपने अगर अपने कार्ड के जरिए पेमेंट करनी है तो आप उसको भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मशीन होती है, तो उसके जरिए आप उसको स्वाइप करते हैं, अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, आपकी पेमेंट उसमें से डिडक्ट हो जाती है और आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है फुलफिल पैकेज एंड शिप ऑर्डर। आप पैकेज को फुलफिल करते हैं, यानी कि आप उसके पूरी पैकेजिंग को तैयार करते हैं, आप उसके स्टॉक, आपने जो उसका कस्टमर की जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसको पूरा उसके मुताबिक दवाइयाँ निकाल के रैक में से आप चेकिंग काउंटर पे ला के उसको आप पैक करने के बाद उसको हैंड ओवर करते हैं या शिप करते हैं। हैंड ओवर करने और शिप करने में फर्क है, जरा बात को समझें। आपने अब थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचना है। मैंने जानबूझ के ये शिप का वर्ड इस्तेमाल किया, उसकी वजह यह है कि आप कुएं के मेंढक बनने की बजाय, आपने एक एरिया को सर्व करने की बजाय अब आपने अदर सिटी में भी अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सेल को लेके जाना है। तो आपने ऑर्डर्स अदर सिटी में भी लेके जाने हैं। तो उसके लिए आपने ऑर्डर्स को शिफ्ट करना है। आपके पास वहां पे कस्टमर नहीं खड़ा हुआ, आपने उसको पैक करने के बाद कोरियर कंपनी को देना है और कोरियर कंपनी वो लेके जाएगी अदर सिटी में या आपके ही सिटी में दूसरी कॉलोनी में, तो उसको कहेंगे शिप द ऑर्डर। तो आपने क्या करना है, वंस अ कस्टमर हैज प्लेस्ड ऑर्डर, उसमें सबसे पहले आपने उसको एक्यूरेटली और एक्सपीडिएंटली, तेजी के साथ और सही तरीके से आपने उसका पैकेज बनाना है और आपने उसको शिप करना है या हैंड ओवर कर देना ऑर्डर को। अगर तो सेकंड स्टेप, यानी कि ये जो सेकंड स्टेप मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, अगर वो अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है तो फिर आपको, यानी कि आपको जो प्लेसमेंट वो और सॉर्टिंग अच्छे तरीके से की गई है, रैक्स में दवाइयां सही लगाई गई हैं, तो आपको दवाइयों को ढूंढने में बड़ी आसानी होगी और आप शेल्फ में से बड़ी आसानी से वो दवाइयां पिक कर सकते हैं और आपका ये चौथा स्टेप बड़ी तेजी से कंप्लीट हो सकता है। और जो आपने प्रोडक्ट को शिप करना है, बी श्योर टू सेंड द कस्टमर कंफर्मेशन ईमेल या टेक्स्ट मैसेज विद ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। तो आपने कस्टमर को ये बता देना है कि आप उसको अच्छे तरीके से आपने उसको शिप कर दिया है और ये आपका ऑर्डर है। तो ये हमने इस तरीके से फुलफिल कर दिया पैकेज को और उसके बाद हमने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप है कि जी रीऑर्डर द न्यू स्टॉक। साफ जाहिर है कि अगर तो आपने जब किसी पेशेंट को या कस्टमर को स्टॉक दे दिया है तो उसके बाद आपने उस स्टॉक को दोबारा भी मंगवाना है, ठीक है। तो दोबारा मंगवाने के लिए आपने उसको रीऑर्डर करना है। जी, तो आपने क्या करना है, आपने रीऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक करनी है। इट इज क्रूशियल टू एंश्योर द टाइमिंग ऑफ न्यू ऑर्डर एंड अमाउंट्स ऑफ गुड्स आर करेक्ट। कि आपने जो न्यू ऑर्डर दिया है वो प्रॉपरली टाइमली दिया है। ये ना हो कि आप जब जब कस्टमर वो प्रोडक्ट दोबारा लेने आए तो उस वक्त वो हो आपको अचानक से याद आ जाए कि जी वो तो आपने ऑर्डर नहीं दिया था, तो वो एक बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो आपने उसको टाइमली मैनर में वो ऑर्डर प्लेस करना है। सर्टन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोसेस को और रीऑर्डरिंग ऑफ प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाता है और आप मिस्टेक, ह्यूमन एरर की मिस्टेक से बच जाते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर देते हैं नया ऑर्डर जनरेट करने में। अब आपने नेक्स्ट आपने जो सीखना है वो आपकी हैं टेक्निक्स फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कौन कौन सी टेक्निक्स आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इस्तेमाल करनी है जो कि आप यूज
और बेहतर तरीके से अपनी इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये तकरीबन 20 के करीब टेक्निक्स मैंने शेयर करनी है आपके साथ आज। तो हम बड़ी क्विकली और बड़ी स्पीड के साथ जो है वो ये टेक्निक शेयर करेंगे। तो एबीसी एनालिसिस है सबसे पहले। एबीसी एनालिसिस, दिस मेथड वर्क्स बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ स्टॉक। इन्वेंट्री आइटम्स को कैटेगरीज में आप डिवाइड कर देते हैं उनकी वैल्यू और उनके कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे, ठीक है। और आप अटेंशन हाई वैल्यू वैल्यू आइटम्स को जो है ना वो आप इन्वेंट्री में ज्यादा अहमियत देते हैं और जो है ना वो आप उसके मुताबिक अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि उसकी सेटिंग आप उसके मुताबिक करते हैं। जरा मैं मिसाल के साथ समझा देता हूं। ये टेक्निक आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं अपनी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पे। मैं आपको हर टेक्निक को देसी तरीके से आपको बता के समझाऊंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि जी ये टेक्निक तो हम ऑलरेडी अप्लाई करते हैं लेकिन हमें इसके नाम का नहीं पता था। तो आज हमें एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से हमें इसके नाम का और पता चल गया और इसकी हमें अहमियत का पता चल गया। तो एबीसी एनालिसिस के साथ आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जो मोस्ट वैल्यूड आइटम्स हैं आप उनको ज्यादा अहमियत देते हैं जो कि ओवरऑल रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स का रैक आपने सेपरेट बनाया हुआ होता है और उसके बाहर आपने ताला लगाया हुआ होता है। तो एक्सपेंसिव आइटम्स या हाई वैल्यू आइटम्स का रैक आपका सेपरेट होता है। जब आपकी फार्मेसी में महंगी दवाइयां एक अलहदा खाने में पड़ी हों तो उसको हम कहेंगे कि आप एबीसी एनालिसिस की अप्रोच को यूज कर रहे हैं। हाई वैल्यूड आइटम्स आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट रैक। These are called, this technique is called ABC analysis, ठीक है जी। तो ये आपको एबीसी एनालिसिस समझ आया है? ये कमेंट में बताएं कि एबीसी एनालिसिस की टेक्निक आप लोग यूज करते हैं अपनी फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे। आप महंगी दवाइयों को सेपरेट खाने में रखते हैं या नहीं रखते? मुझे आप बताइए कि एक गोली की कीमत है 50 रुपए, एक गोली की कीमत है 5 रुपए और एक गोली की कीमत है 500 रुपए। तो क्या आप इसके मुताबिक अपनी दवाइयों की दर्जाबंदी करते हैं या नहीं करते? मुझे कमेंट में बताएं जी, कमेंट्स में बताएं मुझे, ताकि मैं आपको, मुझे अंदाजा हो सके कि आप लोग एबीसी एनालिसिस की टेक्निक यूज करते हैं कि नहीं करते। जी, नजीर साहब ने कमेंट किया है, हाँ जी, एस्केनेज इंजेक्शन जो है ना, साजिद ने बोला है कि इंजेक्शन एस्केनेज जो है वो हम एबीसी एनालिसिस की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सेपरेटली उनको उसकी रैकिंग करते हैं, सेपरेटली हम उसको रखते हैं क्योंकि महंगी आइटम्स को सेपरेटली हम स्टोर करते हैं। उसके बाद अगली टेक्निक है बैच ट्रैकिंग। दिस मेथड ग्रुप्स सिमिलर आइटम्स टू ट्रैक एक्सपायरेशन डेट्स एंड ट्रेस डिफेक्टिव आइटम्स। ये भी मैं जनाब आपको बता देता हूं। अच्छा जी, एबीसी एनालिसिस इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये एक बहुत अच्छा कंट्रोल है। ये सारे कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मिसालों के साथ आपको मैं शेयर कर रहा हूं। और आप अगर ये सारी टेक्निक यूज करेंगे अपनी फार्मेसी और अपने मेडिकल स्टोर के बिजनेस में तो आप बेहतरीन अपना रिजल्ट्स ले सकते हैं और आप अपना ढेर सारा सरमाया और कस्टमर बेस महफूज कर सकते हैं। बैच ट्रैकिंग क्या है? लिखें जी, आपने क्या किया आपने पॉन्स्टोन की 250 mg की गोली, छोटी पॉन्स्टोन कह ले, छोटी पॉन्स्टोन के आपके पास 2 डब्बे पड़े थे। तो जो छोटी पॉन्स्टोन है 250 mg वाली, आपके लड़के ने क्या किया, आपका एक कस्टमर आया, उसने कहा कि जी मुझे पॉन्स्टोन का एक पत्ता दे दो। तो लड़के ने जो पहले जो बॉक्स खुला हुआ है जो इन यूज है उसमें से पॉन्स्टोन का एक पत्ता उठा के देने की बजाय जो सील बंद डब्बा पड़ा हुआ था, जो सील पैक पड़ा हुआ था, उसमें से उसने एक पत्ता उठा के दे दिया, ठीक है जी। अब कस्टमर ने कहा कि यार ऐसे करो कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो इसमें से ऐसे करो कि 4 गोलियां मुझे दे दो, 6 वापस रख लो। तो उसने क्या किया कि उसने 4 गोलियां उसको काट के दे दी और 6 उठा के वापस उस डब्बे में रख दी जो कि ऑलरेडी लूज पैकिंग में है, जिसको जो इन यूज है।
तो अब आप ये देखें कि जो पहले सील पैक डब्बा था उसका बैच नंबर और था, और जिसमें उसने वापस गोलियां रखी हैं उसमें उस बैच नंबर और है। और अगर आपने ऐसी गलती कर ली है तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। अगर आपने इस गलती को से बचना है तो आपने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, और आपने उनको बैच ट्रैकिंग के कंसेप्ट के बारे में बताना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक और मिसाल लेते हैं। आपके पास राइजिक कैप्सूल है, एक कैप्सूल की जो डब्बी है उसमें 14 कैप्सूल होते हैं। आपके पास पहले 5 डब्बियां पड़ी थी पिछले बैच की, यानी कि पिछली सप्लाई की, 1 महीना पहले भी आपने ली थी, तो वो 5 पैक आपके पास पड़े हुए थे, तो आपके पास अब 5 और नए आ गए। तो अब आपके लड़के ने क्या किया कि आपके लड़के ने उसमें से, होना तो ये चाहिए था कि वो बैच की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट पड़ी होनी चाहिए और जो नई आई हैं वो सेपरेट पड़ी होनी चाहिए, उसने मिक्सअप कर दी, तो आप बैच ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आप की जो 2 बैच हैं उनकी प्रोडक्ट्स मिक्स हो गई। अब जनाब सपोज बैच नंबर है 123 और उसके साथ बैच नंबर है 130, 130 और 123। इनकी प्रोडक्ट्स आपस में मिक्स हुई पड़ी हैं, इनकी बॉक्सेस इनके आपस में मिक्स हुए पड़े हैं। लो जी, ड्रग इंस्पेक्टर आ गया आपके पास। अब मैं आपको रियल सेंस में एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, जो कि आपके जो कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो नहीं बताएंगे। ड्रग इंस्पेक्टर आपके पास आ गया, उसने ऊपर वाली 3 डब्बियां उठा ली। उन 3 डब्बियों में 2 डब्बियां एक बैच की हैं, 123, और 130 वाली की। अब उसने 2 बैच उठा लिए। हालांकि अगर आपने स्मार्टली प्ले किया हुआ होता तो आपको सिर्फ एक ही बैच की 3 पैक उठवाने पड़ने थे, लेकिन अब उसने 2 उठा लिए। अब आपका काम बढ़ गया, उसका काम भी बढ़ गया, आपका काम भी बढ़ गया। अब वो कहेगा कि मुझे दोनों जो बैचेस हैं इनकी वारंटी वाली इनवाइसेस दिखाओ, तो आप फंस गए। नॉर्मली आपने क्या करना था कि आपने जो लेटेस्ट इनवाइस थी वो आपने पेश कर देनी थी और आपकी जान छूट जानी थी। और अब आपको 2 इनवाइसेस सर्च करनी पड़ेंगी अपनी फाइल्स में से, तो आपका काम बढ़ गया। तो इसलिए ये आपको मैं ये वार्न कर रहा हूं कि बैच ट्रैकिंग को सीरियसली लेना है। ये टेक्निक अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें, अपने स्टाफ को सिखाएं कि बैच ट्रैकिंग और सेम बैच की आइटम्स को इकट्ठा रखना है। ठीक है। तो आपने मिक्सअप नहीं करने बैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप यानी कि बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। इसमें से अगली बात उसने लिखी हुई है, ट्रेस डिफेक्टिव आइटम्स। ले जी, ये बड़ी कमाल की मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक कंपनी के फलां बैच नंबर, सपोज राइजिक का फलां बैच था, सपोज 130 बैच नंबर था, उसको उन्होंने गैर म्यारी करार दे दिया और उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया। तो आपको आपके पास वो इश्तिहार पहुंचा। अब आपने अगर तो सारे बैचेस की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इकट्ठी रखी हुई हैं, तो आप वही वाली सारे बॉक्सेस उठा के कंपनी को वापस करके फ्रेश स्टॉक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस बैच की एक डब्बी बहुत पीछे छुपा के रखी हुई है और आपने वो मौके पे कंपनी को वापस नहीं की और उसकी जगह पे फ्रेश स्टॉक नहीं लिया, तो आप यूं समझें कि वो आपका लॉस हो गया। 300, 400, 500 रुपए का वो जो पैक है आपका, वो आपके गले पड़ गया। ठीक है। तो ये इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, ये समझें कि आप अपने पैसे को महफूज बना रहे हैं। ठीक है। ये मजाक नहीं है। ठीक है। तो बार बार जो मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं वो बताने का क्या मकसद है कि आपने इन टेक्निक्स को प्रैक्टिकल सेंस में यूटिलाइज करना है और मैंने आपसे करवाना है जी। इसके बाद अगली टेक्निक को हम स्टडी करते हैं, बल्क शिपमेंट्स। ये अनपैक्ड मटेरियल्स को सप्लायर से डायरेक्टली जो है शिप करवाते हैं आप शिप्स में या ट्रक्स में। इट इन्वॉल्व्स बाइंग, स्टोरिंग एंड शिपिंग इन्वेंट्री इन बल्क। ठीक है जी। ये जनाब, ये जो टेक्निक है ये तब इस्तेमाल होनी है जब आप होल सेल का काम कर रहे हैं। होल सेल का काम कर रहे हैं या आप डिस्ट्रीब्यूशन खोली हुई, आपने डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे ये टेक्निक इस्तेमाल होगी। या फिर अगर आप होल सेल का काम कर रहे हैं तब ये टेक्निक इस्तेमाल होगी। तो आप
क्या करते हैं, बाय करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और शिप करते हैं बल्क में। अगर आप प्रोडक्ट्स को बल्क में शिप कर रहे हैं तो ये आपकी जो टेक्निक है ये बल्क शिपमेंट कहलाएगी। यानी कि कार्टन्स, पूरे के पूरे कार्टन्स जो है ना, वो अगर आप बल्क में शिप कर रहे हैं, और ये ज्यादातर रिटेल फार्मेसी या लोकल मेडिकल स्टोर पे ये काम नहीं होता, ये काम ज्यादातर होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे या होलसेल लेवल पे। इसके बाद अगली टेक्निक के ऊपर चलते हैं, कंसाइनमेंट पे। जब आप कंसाइनमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट फोकस करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। योर बिजनेस वॉन्ट पे इट्स सप्लायर अंटिल अ गिवन प्रोडक्ट इज सोल्ड। दैट सप्लायर आल्सो रिटेन्स द ओनरशिप ऑफ द इन्वेंट्री अंटिल योर कंपनी सेल्स इट। ये भी आप लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। और ये लोग ये जब आपको मैं अभी मिसाल से समझाऊंगा तो आपने ये कहना है, आपने ये समझना है कि ये तो यार, ये तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन हमें इसके नाम का नहीं पता था। देखें, आपके पास कुछ ऐसी कंपनियां जो लोकल कंपनीज हैं, हर्बल में या न्यूट्रास्यूटिकल्स में या एलोपैथिक में, जो अभी न्यू एंड इमर्जिंग कंपनीज हैं, वो जो कंपनीज हैं वो आपके आसपास जो है एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का क्लिनिक है, तो उस डॉक्टर के क्लिनिक पे डॉक्टर के साथ उनकी कोई बात चल गई है, या डॉक्टर ने कहा है कि जी मेरे ये करीबी मेडिकल स्टोर पे ये रखवा दें, मेरे करीबी मेडिकल स्टोर पे ये आइटम्स रखवा दें। तो आपके पास वो मेडिकल रैप या उनकी कंपनी का नुमाइंदा आ गया कि जी ये डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हमारे पास ये रखवा दें। अब ये जो रखवा दें वाली बात है, ये अक्सर औकात आपके सामने आती होगी। जब आपके पास वो रखवाएगा तो ये इस शर्त पे आप रखेंगे कि जी मैं बेच के आपको इसके पैसे दे दूंगा, तो इसको कहेंगे कंसाइनमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये जो आइटम्स हैं, ये आपने, मैं ये आपको बताता चलूं, ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इसके लिए आपने सेपरेट रैक एलोकेट करना है, क्योंकि इन आइटम्स के पैसे आपने अभी तक अपने सप्लायर को नहीं दिए हुए, वो आपने बेच के देने हैं। तो इसलिए ये तवज्जो में आपने ये रखनी है कि ये बात, ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप, मेरी ये सजेशन ये है कि जितनी भी आइटम्स फॉर सेल होती हैं, वो जो फॉर सेल आइटम्स होती हैं उनको आपने सेपरेट रैक में रखना है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आप मेरे साथ लाइन पे रहें और मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। ये है क्रॉस डॉकिंग टेक्निक, क्रॉस डॉकिंग टेक्निक। जी, नो वॉइस, ये अलिशबा ने कहा है नो वॉइस। मेरा ख्याल है कि मैंने खुद ही माइक को ऑफ किया था, मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आ रही होगी। क्रॉस डॉकिंग टेक्निक, ये भी अब मैंने आपको क्रॉस डॉकिंग का मैं अब समझाने लगा हूं आपको कि ये होता क्या है। You will unload items directly from a supplier truck to the delivery truck. Warehousing is essentially eliminated. क्रॉस डॉकिंग, ये टेक्निक ये डिस्ट्रीब्यूटर और होल सेलर इस्तेमाल करते हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल सप्लायर्स होते हैं वो ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस डॉकिंग टेक्निक। ठीक है, या जो ये जो टेंडर बिजनेस करते हैं जो लोग, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सप्लाईज देते हैं, ये वो लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक है, ये जरा बात को समझना आपने। आप एक सरकारी अस्पताल में गए एज अ सप्लायर, आपने ये कहा कि जी मैं आपको सपोज 5% रोज की ड्रिप्स देना चाहता हूं, सप्लाई करना चाहता हूं, और मैं आपको उसके सपोज 10,000 यूनिट्स यानी कि 10,000 ड्रिप्स में आपको सप्लाई देना चाहता हूं। आपने अपनी बिड वहां पे लॉन्च की, कोटेशन दी उनको, आप बिड विन कर गए, कोटेशन विन कर गए, तो उन्होंने आपको ऑर्डर दिया। अब आपने अपनी जो बनाने वाली फैक्ट्री है जिसने वो 5% डेक्सट्रोज की ड्रिप बनानी है, आपने कहा कि मेरी बात हो गई है हॉस्पिटल से,
और ये आप अपनी पेमेंट पकड़ें और मुझे स्टॉक भिजवाएं। लेकिन स्टॉक आपने मेरे वेयर हाउस में या मेरे दफ्तर में नहीं भिजवाना, डायरेक्टली आपने फलां सरकारी अस्पताल में डायरेक्टली भिजवाना है। तो इसको क्या कहेंगे? क्रॉस डॉकिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो आपने क्या किया कि आपने मैन्युफैक्चरर से लिया स्टॉक, अपना शेयर रखा और सीधा आपने बल्क में उसको सप्लाई कर दिया एंड यूजर को। ठीक है ना? तो आपका जो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है वो बच गई, क्योंकि आपके पास तो स्पेस इतनी ज्यादा नहीं थी कि आप 10,000 ड्रिप्स को स्टोर कर सकते। तो जनाब ये जो टेक्निक है ये क्रॉस डॉकिंग टेक्निक है। ये एक डॉक्टर साहब हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही। तो क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे तो ये मेरा माइक ब्लिंक कर रहा है और वो बता रहा है कि मेरी आवाज सही आ रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि ये जो बाकी लोग हैं ये अपने माइक्स को या अपने हेडफोन्स को सेट कर सकें। वो ये ना समझें कि जनाब जी सर, आवाज आ रही है। हमारे, हाँ जी, ये थैंक यू आपने बताया। तो क्रॉस डॉकिंग टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस वर्ड के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज आपको ये पता चल गया कि जब आपने किसी एंड यूजर को डायरेक्ट और बड़ी सप्लाई देनी है तो आपको अपने वेयर हाउस में ला के रखने की क्या जरूरत है। आप सीधी मैन्युफैक्चरर से पकड़ें और सीधी उसको डिलीवर कर दें अपने एंड यूजर को या आपके कस्टमर को। तो इसको कहेंगे क्रॉस डॉकिंग टेक्निक। इसके बाद अगली टेक्निक क्या हम इस्तेमाल करेंगे? साइकिल काउंटिंग। जी, साइकिल काउंटिंग। आप रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट्स करते हैं ऑन अ सबसेट ऑफ आइटम्स टू रिकंसाइल डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है जो अंदर मसले मसाइल आ जाते हैं उनको रिकंसाइल का मतलब है बराबर करना। तो आप एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। साइकिल काउंटिंग का क्या मतलब है? आपने ये तय कर लिया, आपने ये तय कर लिया कि आपने अपनी सबसे जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, सबसे महंगी आइटम्स, उनको आपने डेली उनका ऑडिट करना है। आपने उनका डेली ऑडिट करना है। इसको कहेंगे कि आपकी हाई वैल्यू आइटम्स का डेली ऑडिट हो गया। उसके बाद आपने ये फैसला किया कि यानी कि सपोज 500 रुपए से ऊपर जिन दवाइयों की कीमत थी वो उनका आपने डेली ऑडिट किया, और फिर जिनकी कीमत 200 रुपए से ऊपर थी उनका आपने हफ्ते बाद किया, और जिनकी कीमत 100 रुपए से ऊपर थी उनका आपने महीने बाद किया ऑडिट। ठीक है? और पूरी ब्रांच का ऑडिट आपने 3 महीने बाद किया। इसको कहते हैं क्वार्टरली ऑडिट। तो आपने क्वार्टरली ऑडिट किया हर 3 महीने के बाद, वो साइकिल बना लिया आपने, और आपने अपने सॉफ्टवेयर का एक बटन दबाया, आपने पेपर्स का एक रिम लगाया अंदर। साफ जाहिर है कि आपने इन्वेंट्री की पूरी शीट्स निकालनी है तो 100 200 300 सफा होगा। आपने ऑडिट की टीम बुलाई, अपने लड़कों को इकट्ठा किया, तो आपने ऑडिट करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं साइकिल काउंटिंग। तो ऑडिट का ये हरगिज हरगिज मतलब नहीं है कि आपने 3 महीने बाद ही करना है, आप डेली बेसिस पे करें। लेकिन जो डेली बेसिस पे कौन सा करना है? महंगी आइटम्स का। आप डेली बेसिस पे पूरी की पूरी फार्मेसी का ऑडिट नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। तो आपने उसके साइकिल्स बना लेने हैं। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऐसा शानदार तरीका है जिस तरीके से आपकी दवाइयां पिलफ्रिज के थ्रू जाया नहीं होती। पिलफ्रिज का मतलब होता है चोरी। ठीक है? तो कस्टमर पिलफ्रिज हो सकती है या आपकी स्टाफ पिलफ्रिज हो सकती है। तो जो आपका स्टाफ अगर दवा चोरी कर रहा है या आपका कस्टमर दवा को चोरी कर रहा है, तो आपकी ये जो साइकिल काउंटिंग है या एरर के जरिए दवा कम हो रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा और आप अपने स्टॉक को हर 3 महीने बाद बराबर करते रहेंगे। और जो महंगी आइटम्स हैं वो डेली पकड़ी जा सकेंगी कि जी ये हमारी महंगी आइटम्स आखिर कहाँ गई। खास तौर पे जो इन्फेंट फार्मूलाज होते हैं, जो जो ड्राई पाउडर मिल्क होते हैं, दूध के डब्बे होते हैं, वो महंगी आइटम्स होती हैं। उसके अलावा कुछ हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स होते हैं, इंजेक्शन, वो बड़े महंगे आइटम, महंगे इंजेक्शन होते हैं। इंसुलिन्स होती हैं, उसके अलावा एल्ब्यूमन्स होती हैं, कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो बड़ी महंगी होती हैं। तो वो आपने डेली ऑडिट करना उसका। तो ये इसको हम कहेंगे साइकिल काउंटिंग। तो ये वाली मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करनी है, कोई खाली एक टेक्निक अप्लाई नहीं करनी।
और आपने अपने पास एक शीट बना लेनी है डेली बेसिस पे कि आज आपने कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करके आपने इन्वेंट्री मैनेज की अपनी, ताकि आपको पता चल सके कि आप एक बेहतर तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है जी? दिस फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हेल्प्स प्रिडिक्ट कस्टमर डिमांड। ये जी आप सेल्स का हिस्टोरिकल डाटा निकालते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हैं और दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए आप फ्यूचर की डिमांड्स अपनी तय करते हैं। ये आम रूटीन में सॉफ्टवेयर की बजाय जब जो देसी तरीका है, जो आपके परचेजर्स हैं वो इस तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। वो 3 दिन की डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वो 1 हफ्ते की डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वो 1 महीने की डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो आपका परचेजर है लड़का, वो खड़ा था, अभी एक बुकिंग मैन आया किसी कंपनी का, तो उसने कहा कि जी मैं फलानी कंपनी की तरफ से आया हूं और मुझे आप ये बताएं कि मिक्सटार्ड 70/30 आपको कितनी चाहिए। मिक्सटार्ड एक इंसुलिन का नाम है और इस प्रोडक्ट को बनाने वाले का नाम है नोवो नॉर्डिस्क, एक कंपनी है। इस कंपनी की ये ब्रांड है जिसको हम कहेंगे मिक्सटार्ड 70/30। मिक्सटार्ड 70/30 आपको कितनी चाहिए? तो अब आपका जो परचेजर है वो या तो अपने दिमाग पे रियलाइज कर सकता है या वो सॉफ्टवेयर को हेल्प ले सकता है। सॉफ्टवेयर से हेल्प लेगा तो उससे पूछेगा कि जी पिछले 1 महीने में हमारी मिक्सटार्ड कितनी बिकी। सपोज 30 मिक्सटार्ड बिकी, यानी कि 30, इसका मतलब है कि एक दिन में एक बिकी। तो अब आपके परचेजर पे डिपेंड करता है कि वो ये सप्लाई का ऑर्डर नेक्स्ट 1 महीने बाद देना चाहता है या अगले हफ्ते देना चाहता है। तो अगर वो अगले हफ्ते देगा तो वो कहेगा ये आप 7 मिक्सटार्ड भिजवा दें। तो उसने डिमांड फोरकास्टिंग की डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा। तो ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक है। ऑर्डर देते वक्त आप ये डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात जहन में रखनी है जब आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो तो आपने एक तो ये कि प्रीवियस कंजम्पशन उतने दिनों की वो भी नोट करनी है और जो सप्लाई के डेज का गैप है वो भी आपने नोट करना है कि नेक्स्ट सप्लाई कब आएगी या नेक्स्ट ऑर्डर आपने कब देना है नेक्स्ट। ठीक है, तो ये है जी आपकी डिमांड फोरकास्टिंग। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है। ये अमेजोन के जो लोग अमेजोन का काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का या ई कॉमर्स का काम करते हैं, वो ड्रॉप शिपिंग का वर्ड उन्होंने ये सुना हुआ होगा। आप क्या करते हैं जी, सप्लायर शिप्स आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम इट्स वेयर हाउस टू द कस्टमर। एक बीच में मिडल मैन है और एक है जी सप्लायर, आप हैं मिडल मैन और एक है कस्टमर। तो आप जब कस्टमर को डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं तो उसको कहेंगे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है जी, आप मिडिल मैन के पास नहीं रखवा रहे। ये मैं मिसाल दे रहा हूं अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कुछ कस्टमर बहुत एक्टिव होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो किसी फार्मेसी से दवा खरीदने की बजाय, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, मीजी एफएमटी। मीजी एफएमटी एक दूध का डब्बा है, खुश्क पाउडर का दूध का डब्बा है और एक साहब के बच्चे को वो 3 साल तक या 1 साल तक इस्तेमाल होना है लगातार और वो मिलता है सपोज 2,000 रुपए का। अब उसमें से जो रिटेलर है उसका मार्जिन है तकरीबन 200 या 300 रुपए। रिटेलर को वो मिलता है 1,700 रुपए का, कस्टमर को वो देता है 2,000 रुपए का। अब आप एक कस्टमर एक बड़ा पढ़ा लिखा है तो ये सोचेगा कि एक चीज जब मुझे बार बार चाहिए तो क्यों ना मैं डायरेक्टली सप्लायर से ही बात कर लूं, मैं बीच में से रिटेलर को वैसे निकाल दूं और मैं उससे बल्क परचेज कर लूं सप्लायर से। तो वो तरीके से इंफॉर्मेशन ले लेगा कि जी मीजी का डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर कौन है, उसके ऑफिस में पहुंच जाएगा, उससे जाके कहेगा कि जी मुझे ये फलां प्रोडक्ट के इतने बॉक्सेस इकट्ठे चाहिए, तो वो उसको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे वो अपने रिटेलर को देते हैं।
तो ये अमल जो कहलाएगा ये ड्रॉप शिपिंग है। तो ये ड्रॉप शिपिंग में क्या होगा कि जी वेयर हाउस में से कस्टमर को डायरेक्ट माल मिल गया और जो बीच में मिडल मैन था रिटेलर, वो बीच में से उसका रोल खत्म हो गया। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये टेक्निक भी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद है जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये फार्मूला क्या शो करता है, हाउ मच इन्वेंट्री अ कंपनी शुड ऑर्डर टू रिड्यूस होल्डिंग्स एंड अदर कॉस्ट। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप उतनी ही दवाइयों की वो देते हैं, ऑर्डर देते हैं जितनी आपको बुनियादी जरूरत है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं देते। अगर तो आप मुनासिब थोड़ा ऑर्डर देते हैं तो इसको कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है जी। आप पूरे महीने का स्टॉक पहले दिन परचेज करने की बजाय सिर्फ आप एक हफ्ते का स्टॉक जब परचेज करते हैं तो उसको कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको मिक्सटार्ड 70-30 की मिसाल दी कि अगर आपकी एक महीने में 30 लगती हैं तो आप सिर्फ 7 मंगवा लें या 8 मंगवा लें तो इसको कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये टेक्निक भी आप इस्तेमाल किया करें। उसके बाद है फाइफो एंड लाइफो। इसको फीफो भी बोल सकते हैं, लीफो भी बोल सकते हैं, और फाइफो भी बोल सकते हैं और लाइफो भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, और है जी लास्ट इन और फर्स्ट आउट। ज्यादातर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है हमारे शोबे के अंदर, फार्मेसी के शोबे के अंदर, वो हम फाइफो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम लाइफो टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते। फाइफो का मतलब है जो दवा पहले आई थी उसको आपने पहले बेचना है। ये मैं आपको आपसे अभी फिर दोबारा पूछता हूं कि जब आपके पास सपोज 5 बॉक्सेस जो हैं वो राइजर कैप्सूल के पड़े हैं तो नए 5 और आ गए, तो अब आपने क्या करना है, रैक में लगाते वक्त जो पहले जो 5 पड़े हैं उनको आगे कर लेना है और जो नया स्टॉक आया है उसको पीछे लगा देना है। फिर समझ लें फाइफो टेक्निक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक की पॉइंट है। अगर आपने ये रूल फॉलो ना किया तो आप बहुत बुरा फंसेंगे और आप एक्सपायर्ड अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपायर्ड कर लेंगे अपने खाने में पड़े पड़े। तो आपने फाइफो टेक्निक को लाजमी 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 इस्तेमाल करना है। जो नया स्टॉक आया है फ्रेश जिसकी लॉन्ग एक्सपायरी है उसको आपने पीछे रख देना है और उसी की जो बाकी जो पहले स्टॉक में पड़ी हैं आइटम्स वो आगे लगा देनी है। इसको कहते हैं फाइफो टेक्निक। तो आपके शोबे में फाइफो टेक्निक, वो जो दवाइयां हैं वो ज्यादा, ये टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल होती है। लाइफो टेक्निक आपके शोबे में कम इस्तेमाल होती है। लाइफो का मतलब है कि जो बाद में आई है वो पहले बेचनी है आपने। और ये ज्यादातर जो मार्ट्स होते हैं, मार्ट्स, उन पे ये टेक्निक इस्तेमाल होती है क्योंकि चीजों के रेट्स बढ़ चुके होते हैं तो उन पे नया रेट प्रिंट होता है तो इसलिए वो यानी कि उसको फ्रंट पे रख के तो ज्यादा मुनाफा इंजॉय करते हैं। ठीक है। तो ये जो टेक्निक है आपने फाइफो अपने पास लाजमी इस्तेमाल करनी है। तो मुझे ये कमेंट में बताएं कि क्या आप लोग फाइफो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जरा मुझे कमेंट में बताएं। और क्या आपको ये पहले पता था कि ये इस टेक्निक का नाम फाइफो टेक्निक है? ये कमेंट में बताएं मुझे। अगली टेक्निक है इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन क्या है? आप कैटेगराइज करते हैं इन्वेंट्री को बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। आप उनके वैल्यू की बुनियाद पे आप डिवाइड करते हैं, आप डिमांड की बुनियाद पे डिवाइड करते हैं, डोजेज फॉर्म की बुनियाद पे डिवाइड करते हैं और क्रिटिकलिटी की बुनियाद पे भी आप इन्वेंट्री आप डिवाइड करते हैं। आपको जो आपने इन्वेंट्री को क्लासिफाई किया हुआ है ये बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। ये जो इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन है ये एक बाकायदा, मैं आपको इसके ऊपर एक फुल फ्लेज सेपरेट लेक्चर दूंगा इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन पे। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको ये पता भी होना चाहिए कि आपने इन्वेंट्री कैसे क्लासिफाई की हुई है। एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दे देता हूं। आप लोग अक्सर टैबलेट्स को कैप्सूल्स को टैबलेट्स और कैप्सूल्स को आप इकट्ठे ही रखते हैं। आप सिरप को और ऑइंटमेंट और क्रीम्स को सेपरेटली रैक्स में रखते हैं। क्या आप रखते हैं ऐसे? क्या आप टैबलेट्स और कैप्सूल्स को अलग खानों में रखते हैं और सिरप और क्रीम को अलग खानों में रखते हैं? क्या आप ऐसे करते हैं? मुझे कमेंट में बताएं।
हाँ जी, कमेंट में बताएं क्या आप लोग ऐसे करते हैं कि आपकी जो ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स हैं वो अलहदा खाने में पड़ी हों, और आपकी यानी कि सपोज हम बात कर लेते हैं, किसकी मिसाल ले लें, जिसके अंदर सिरप भी अवेलेबल होता है, कैप्सूल भी अवेलेबल होता है, ऑगमेंटन ऑगमेंटन टैबलेट होती है, ऑगमेंटन सिरप भी होता है, और उसके अलावा डेक्सामेथासोन में डेक्सामेथासोन टैबलेट होती है, साथ उसमें अपना आप उसको यूज कर सकते हैं, उसकी क्रीम्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिर भी अलग अलग आप इनको डोजेज फॉर्म, आप इनको अलग अलग करते हैं, स्टोर करते हैं अपने पास। इस टेक्निक को कहते हैं डोजेज फॉर्म वाइज इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। और यानी कि क्रिटिकलिटी क्या है, आपने अक्सर औकात जो मंशियात की दवाइयां हैं वो आप सेपरेटली स्टोर करते हैं, मंशियात की दवाइयां आप अलग स्टोर करते हैं, तो ये क्रिटिकलिटी की बुनियाद पे आप उनको सेपरेटली स्टोर करते हैं, तो ये भी क्रिटिकलिटी बेस्ड इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन है, या नार्कोटिक्स की अलग क्लासिफिकेशन है। तो आप इसको भी यूटिलाइज करते होंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं पूरा फुल फ्लैज एक लेक्चर रखता हूं। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी इन्वेंट्री ट्रैकिंग और कंट्रोल। आप इन्वेंट्री की ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं? बारकोड स्कैनिंग के जरिए। बारकोड स्कैनर होते हैं आपके पास, आरएफआईडी स्कैनर होते हैं, और आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू जो है ना वो आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक और कंट्रोल कर सकते होते हैं। ठीक है जी। तो ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है और डिवाइसेस की बात हो रही है। ये आपने लाजमी लॉन्च करने अपनी, आपने अपनी उसमें ना लाजमी क्या उसको कहते हैं, अपनी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर का इनको हिस्सा बनाना है। ये ट्रैकिंग और जो जो ट्रैकिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ये आपने लाजमी ऐड करनी है अपने पास। के बाद जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि जी आप मौके पे आप आइटम पूरी करते हैं। आपके पास कस्टमर आया, उसने ये कहा जी कि मुझे पल्मोनॉल सिरप दे दें। आपके पास पल्मोनॉल सिरप अवेलेबल नहीं था, तो पल्मोनॉल सिरप आपने अपने लड़के को इशारा किया, वो लड़का आया, आपने साथ वाले मेडिकल स्टोर से पल्मोनॉल सिरप ला के उसको अवेलेबल कर दिया। इसको हम कहेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। आपने अपने कस्टमर को महफूज किया, उसको अगले मेडिकल स्टोर पे नहीं जाने दिया, उसको अगला रास्ता नहीं दिखाया, तो इसको हम कहेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। ये भी आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। ठीक है जी। उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, एमआरपी। दिस सिस्टम हैंडल्स प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ज्यादातर ये मटेरियल्स ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आप इसको मैनेज करते हैं, जहां पे दवाइयां जो फैक्ट्री लेवल पे बन रही होती हैं, तो वहां पे एमआरपी की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, फार्म डी के, या फार्मेसी टेक्नीशियन हैं और मुस्तकबिल में अद्वियात की फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो आपने वहां पे ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपने जो आइटम्स इस्तेमाल होनी है एक बैच बनाने में, उनको आपने सबसे पहले इकट्ठा अवेलेबल कर लेना है। इसको हम कहेंगे मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। पहले प्लानिंग कर लेनी है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक कंपनी दैट रिलाइज ऑन द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी विल ऑर्डर मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला है। ये कुछ मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे स्टॉक लेके आते हैं होलसेल में से, वो मिनिमम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, और इस टेक्निक को कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे एक होलसेलर के पास एक मेडिकल स्टोर वाला गया, उस मेडिकल स्टोर वाले ने उसे कहा कि मुझे दो सिरप पैनाडॉल दे दो। भाई 2 सिरप पैनाडॉल? होलसेलर ने हैरान हो गया कि जी आप ये पैनाडॉल तो डेली बिकने वाली आइटम है, तो आप सिर्फ 2 ले रहे हो। उसने कहा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके 20 सिरप इकट्ठे अरेंज कर सकूं, तो इसलिए मैंने मिनिमम ऑर्डर दिया है आपको। तो इस टेक्निक को, इस मैनेजमेंट टेक्निक को मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेली बेसिस पे अपने सप्लायर से रब्ता करना पड़ता है। ठीक है, और इससे आपकी एक्सर्शन बहुत बढ़ जाती है, आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाती है। रीऑर्डर पॉइंट फार्मूला, ले जी ये टेक्निक भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका ज्यादातर ये टेक्निक आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है कि जी आपने अपने सॉफ्टवेयर में कमांड देनी है। आपने जब आपने सिस्टम में एक आइटम को एंटर कर रहे होना है ना,
तो आपने बता देना है कि जी जब पेनाडोल के का जो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल है वो है 20 और मिनिमम रीऑर्डर लेवल है 5। तो जो जैसे ही पेनाडोल के 5 सिरप रह जाएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि जी आपके ये 5 सिरप अब रह गए हैं, तो इसका ऑर्डर फौरी कर दें। तो आपने उसका रीऑर्डर पॉइंट एक डिफाइन कर देना है। आपने उसके रीऑर्डर को 0 नहीं लिखना। अगर आप रीऑर्डर को 0 कर देंगे तो सॉफ्टवेयर तब बताएगा जब स्टॉक में वो 0 हो जाएगा और आप कस्टमर आपके सर पे खड़ा होगा। तो आपने जब भी बात करनी है, आपने रीऑर्डर को कभी भी 0 नहीं रखना। ये मेरी आपको ये सजेशन है और ये मेरा आपको एक क्या कह लें, एक आपको यूजफुल टिप दे रहा हूं कि रीऑर्डर पॉइंट आपने हर एक आइटम का तय करना है और सॉफ्टवेयर में डिफाइन करना है। आपने कैसे करना है ये मैं आपको सॉफ्टवेयर के डेमो के अंदर बताऊंगा कि आपने रीऑर्डर पॉइंट हर एक आइटम का डिफाइन करना है। ये एक दफा मेहनत कर लेंगे तो आपको सुकून हो जाएगा। उसके बाद परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिस टेक्निक एंटेल्स रिकॉर्डिंग स्टॉक सेल्स एंड यूजेज इन द रियल टाइम। रियल टाइम के अंदर आप यानी कि इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, इसको कहते हैं परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पे आप फॉरेन बैठे हैं, कस्टमर आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने लड़कों को मुख्तलिफ रैक्स में खड़ा कर दिया। आपके पास 3-4 लड़के हैं, आपने उनको मुख्तलिफ रैक्स में खड़ा कर दिया। आपने उसकी आइटम्स जो हैं जीएसके की आइटम्स की वो चेक करनी स्टार्ट कर दी। रैंडमली आपने कहा कि जी मिसाल के तौर पे मुझे ये बताओ कि भाईजान पेनाडोल सिरप कितने पड़े हैं। रैंडमली आपने चेक करना स्टार्ट कर दिया। आपने दूसरे लड़के को कहा कि यार आप मुझे बता दो कि राइजक के कैप्सूल कितने पड़े हुए हैं। तो आप मौके पे जो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, इसको कहते हैं परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेज। इससे इतना डर पैदा होता है लड़कों को। रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसी को ही कहते हैं, इसको कहते हैं पिम, PIM। परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो बंदा करता है वो बंदा, उसका एक प्रेशर ही और होता है। तो मेरी आपको सजेशन है कि आज से ही अपनी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पे परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये टेक्निक को लाजमी फॉलो कर लें और अपने लड़कों से रैंडमली चीजें अपना उनको स्टॉक के पास खड़ा करके सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइप करें। कोई भी रैंडमली चीज को टाइप करें, उसे कहें, लड़के से कहें जाओ चेक करके आओ कितनी पड़ी है। तो आपने साथ साथ उसको चेक करते जाना है और साथ साथ क्लास लेते जाना है। ठीक है ना जी। क्लास का मतलब ये है कि आपने तबीयत उसकी फ्रेश कर देनी है अगर आपका वो स्टॉक बराबर नहीं है तो ये परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक आज से ही आपने इंप्लीमेंट कर देनी है। उसके बाद आपकी अगली टेक्निक क्या है? सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक की टेक्निक भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है जी? इट विल एंश्योर देयर इज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा स्टॉक सेट असाइड इन केस द कंपनी कांट रिप्लेनिश दोज आइटम्स। ले जी, ये उन आइटम्स के लिए है जो आइटम्स शॉर्ट रहती हैं। जो आइटम्स शॉर्ट रहती हैं तो उनकी आप सेफ्टी स्टॉक एक्स्ट्रा मंगवा के रखते हैं। ये वाली टेक्निक आप एडिशनल बफर आप मंगवा के रखते हैं। इसके लिए क्या मिसाल आप ले सकते हैं? डेल्टा कॉर्टिन टैबलेट की मिसाल ले सकते हैं, आप बेटनोवेट क्रीम की मिसाल ले सकते हैं। जो आइटम्स शॉर्ट रहती हैं आपने वो एक्स्ट्रा, आपकी कोशिश होती है कि आप एक्स्ट्रा मंगवाएं, लेकिन आपको उसके नाम का नहीं पता था कि मैं ये कर क्या रहा हूं। आप सेफ्टी स्टॉक की टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वाली टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टेक्निक को आपने लाजमी यूटिलाइज करना है और आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगली टेक्निक क्या है? ये आखिरी टेक्निक है सप्लायर मैनेजमेंट। अगर आपकी अपने सप्लायर के साथ अच्छी दुआ सलाम है, आप उसके साथ अच्छे रवाबित आपने रखे हुए, गुड रिलेशनशिप्स रखे हुए हैं, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आपके पास अचानक स्टॉक नील हो गया है तो आप उनको फोन करके कह सकते हैं कि जी लड़का भिजवा दो, मुझे स्पेशल चाहिए। तो एक होता है सप्लाई डेज बने हुए होते हैं, तो सप्लाई डेज से हट के आपको वो यानी कि आपको फीवर दे सकता है और वो आपको डिलीवरी दे सकता है, लेकिन आप शर्त ये है कि आपके उससे अच्छे ताल्लुकात हों। तो आपने अपने सप्लायर्स की मैनेजमेंट करके रखनी है, उनकी एक लिस्ट बना के रखनी है। ये भी मैं आपको रियल टाइम में बताऊंगा कि आपने कैसे सप्लायर्स का डाटा मेंटेन करके रखना है ताकि आप को जो है ना टाइमली डिलीवर हो सके, सारा स्टॉक डिलीवर हो सके। तो यहां तक हमारी ढेर सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और जो भी आपके ज़हन में सवाल है तो वो आप पूछ लें। ये 59 मिनट की हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो अभी आप क्वेश्चंस अपने करते जाएं ताकि थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चंस का सेशन लूंगा
क्योंकि हमने आज काफ़ी पढ़ा है और डिटेल्ड में हमने सारी टेक्निक्स स्टडी की हैं। आप कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप अपने टाइप कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करता हूँ। जी, फार्मेसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें जो है वो आप अपने मैक्सिमम फीचर्स को इंजॉय कर सकते हैं उसके, और आप ट्रेन कर सकते हैं, अपने स्टाफ को भी प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं। ले जी, इसके बाद है जी, सर मैंने सुना है कि ड्रॉप शिपिंग सही नहीं है, लाइक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ड्रॉप शिपिंग जो है आपका एक कस्टमर ओरिएंटेड आपकी एक एडिशनल सर्विस है और आपकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को बचाती है। तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर वी नीड ऑल पीपीटी फ्रॉम डे फर्स्ट एज दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास। जी बिल्कुल, आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस लेक्चर की पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर सकें ताकि आपको सारा जो मॉड्यूल है वो आपको समझ आ सके। यहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन लिखा करें। ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है, सर एक मेडिसिन हम खरीदते हैं, उसकी आधी सेल हो जाती है और दूसरी आधी नहीं होती, हम उसे काउंटर पर भी रखते हैं। तो जब हमने ली तो रेट और था, अब सेल करते हैं तो रेट कम हो गया है। अब ये अब हैरानी वाली बात है, इस मुल्क में कौन सा रेट, कौन सी ऐसी आइटम है जिसका रेट कम होता है? हमेशा दवाइयों की और आइटम्स के रेट बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसी बात नहीं है कि आपने पहले हाई रेट पे खरीदी थी और उसका रेट कम हो गया। कोई एक मिसाल मुझे दे दें कि जी आपका रेट कम हो गया। हमेशा रेट बढ़ता है इस मुल्क के अंदर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, ये टाइप करें क्वेश्चन, क्वेश्चंस टाइप करें। जी सर, क्या शोर करे आदम की अल्फा इनवाइस होगी, अलहदा होगी? कैसा क्वेश्चन किया? क्वेश्चन को वाज़े अल्फाज में लिखा करें ताकि समझ आ सके आपके टीचर को, ताकि वो आपके क्वेश्चन को अ, जब आप टाइप करके तो उसको एंटर का बटन दबाने से पहले एक दफ़ा आप उसको देख लिया करें कि आप उसके स्पेलिंग ठीक लिख रहे हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैं इसको स्टॉप करूं, फिर लेक्चर को मैं स्टॉप करूं। शॉर्ट एक्सपायरी की अलहदा इनवाइस होगी? शॉर्ट एक्सपायरी की अलहदा इनवाइस क्यों होगी? शॉर्ट एक्सपायरी, अगर आपके पास शॉर्ट एक्सपायरी स्टॉक आ गया तो उसको आप वापस करें अगर आप नहीं चाहते तो। अगर आप ये समझते हैं कि आप बेच लेंगे उसको तो आप बेच सकते हैं, नहीं तो आप उसको वापस कर दें। जी, ये जमील साहब ने कहा जी कि कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा। ताबिश साहब कहते हैं कि जी हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ तक अपने इस लेक्चर को एंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन होगा इस लेक्चर में से तो आप नेक्स्ट भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टेक्निक्स
बड़ी इफेक्टिवली समझ आई होंगी मिसालों के साथ। और ये टेक्निक्स आप अपने रियल टाइम अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके ढेर सारा फायदा उठाएंगे। और एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इस कोशिश को आप सराहेंगे और आप अपने ट्रेनर को दुआएं देंगे, ताकि आपका जो है ना, आपके अलावा बाकी दूसरों का भी भला हो सके। यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका ट्रेनर डॉक्टर खुरम, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।